गौछा करके कोई थाना पड़ता है, वहाँ की बच्चियाँ वो आदिवासी बच्चियाँ हैं। तो सबसे पहले तो शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए ना। अरे मुख्यमंत्री जी, निवेदन है आपसे, ठीक से जांच करवाइए। तो भाई जिसकी घर की बच्ची जाती है उसको मालूम है उसको क्या पीड़ा हो रही है। तुम जैसे पे हमारे देवी देवताओं के नाम सूट नहीं करते। ये मिश्रा जी बताना क्या चाहते हैं? क्या बजरंग दल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था वो, मैं देखा उसको। तुमको तो 10 मिनट लगेगा सुधारने में, 10 मिनट, विदिन 10 मिनट्स। इनको दिमाग के कुछ कीड़े बोल सकता हूँ मैं, जो पैदा तो होते हैं हिंदू समाज में, लेकिन चंद पैसों की लालच में अपने धर्म को ये अपनी बहन बेटी बेच देंगे। हम आपको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं समझ में आता तो ठोकते भी हैं। आपको पता है ना आपको। तो तुम्हारा बाप है का सरकार तुमको पैसा देगी, खुद काम करो। इतना बड़ा हाँ। कितनी मीडिया को आपने खरीद रखा है। 25 जुलाई 2025 यानी कि कल शुक्रवार का दिन, जिसमें सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुर्ग के रेलवे स्टेशन में काफी गहमा-गहमी देखी गई और उसके बाद से 2 नन और 1 लड़के के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला इन पर जो है पंजीबद्ध किया जाता है और उसके बाद से छत्तीसगढ़ बजरंग दल जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अब अगला कदम छत्तीसगढ़ बजरंग दल का क्या होगा और अभी छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग किस प्रकार की रणनीति और योजना जो है बना रहे हैं। इस प्रकार के मामले जो है जब देखने को मिले और जब छत्तीसगढ़ में पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो दर्ज किया गया। हम यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी किस प्रकार की जो है उन लोगों की रणनीति है और अब क्या कुछ अगला उनका स्टेप होगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और मैं आप सभी को बता दूं कि कल का जो दिन था 25 जुलाई और बात करें तो शुक्रवार का दिन था। कल सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुर्ग के रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा गहमा-गहमी देखी गई। क्या कुछ पूरा मामला था आप सभी जानते, फिर भी एक बार मैं बता दूं। 2 नन जो बाहर से आई थी, जिनके साथ में 3 लड़की और 1 लड़का जो है वो पकड़ में आए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ये सारे वाक्य के बारे में सभी को सूचना दी और उसके बाद से सभी लोग एकत्रित हो गए और उसके बाद क्या कुछ हुआ इसके ऊपर हमने 3 खबर पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाया है और आप सभी ने देखा कि किस प्रकार की स्थिति कल निर्मित हुई थी और जिसके बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल से छत्तीसगढ़ बजरंग दल की जो छत्तीसगढ़ की शेरनी जिसे कहा जाता है हमारे साथ में मौजूद है ज्योति शर्मा जी और कल काफी ज्यादा आक्रोशित थी। इनसे आज हम मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं और जानने आए हैं कल जिस प्रकार का मामला सामने आया जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार का मामला दर्ज होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आना और उसके बाद से अब किस प्रकार की रणनीति छत्तीसगढ़ बजरंग दल की होगी, अब किस प्रकार से इन लोगों की कार्यप्रणाली आगे देखी जाएगी, क्या कुछ अब आज इनसे बातचीत करके सामने आती है। चलिए आप सभी को बताते हैं। मैडम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस प्रकार की चीजें कल निकल करके सामने आई है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला बहुत संगीन मामला, 2 नन बाहर से आती हैं और नारायणपुर या बस्तर बेल्ट से 3 लड़कियां आ जाती है, 1 लड़का छोड़ने आ जाता है। कितना सेंसिटिव मुद्दा है, कैसे आप इन चीजों को देख रहे हैं? अभी बहुत गंभीर मुद्दा है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और शासन प्रशासन के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं एक शर्म वाली बात होनी चाहिए कि हमारी बच्चियां अभी तक गायब होती थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हमारी लड़कियां गायब हो रही हैं और हमारे प्रशासन जो है उसमें इतनी गंभीरता से कभी ध्यान नहीं दिए थे। अगर कल मेरे भाई का नजर नहीं पड़ता तो जैसे अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियां, बस्तर की बेटियां, सरगुजा की बेटियां गायब हुई हैं, ये 3 बच्चियां फिर से कल चली गई रहती। कुछ वीडियो में हम देख पा रहे थे कि बच्चियों के पास से कुछ फोटो निकली, पासपोर्ट साइज फोटो, और आप लगातार जो नन थी उनसे भी आप ये कह रही थी कि मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, क्या खेल खेलते हो, और उन बच्चों से भी आप कह रहे थे कि ये फोटो का क्या यूज होना मुझे मालूम है। इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। वो जिसके पास से फोटो मिला था 8 से 9 महिलाओं की, लड़कियों के ही फोटो थे। तो मैंने वही पूछा, सिर्फ लड़कियों के फोटो थे, क्यों रखें? क्योंकि जवान लड़कियों, सिर्फ लड़कियों का फोटो रखी थी। तो बोली मैं याददाश्त के लिए रखी हूँ। तो याददाश्त में सिर्फ बहन,
भाभी, मामी, चाची, दीदी यही लोग थे। माँ, बाप, भाई, मामा ये सब याद नहीं आते हैं। मैंने उनसे पूछा यही चीज कि सिर्फ लड़कियों का ही फोटो लेके गए हो, तो ये इसलिए रखी थी क्योंकि वो लड़कियों को कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन जो होते हैं, जो नन लोग हैं, पास्टर लोग हैं, ये उनको टारगेट में रखे हुए थे। ये लड़कियों भी उनके साथ में कुछ समय के बाद इनको भी भेजा जाता, इसलिए उनके फोटो को वो फोल्ड करके अपने बैग में रखी हुई थी। कहाँ भेजे जाने के बाद को आप संबोधित कर रही थी, थोड़ा वो क्लियर करेंगे? जी, ये जो नन लोग जो लेके जा रहे थे अपने ट्रस्ट में, ये लोग जो चलाते हैं, मानव तस्करी का काम करते हैं, जो अंग बेचने का काम करते हैं, जो लड़कियों से गलत धंधे करवाते हैं, उसके लिए इन बच्चियों को हमारी लेके जाते हैं इन लोग। अभी तक के छत्तीसगढ़ में देखा जाता था कि धर्मांतरण की बातें सामने आती, पहली बार ऐसा हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। कैसे शक आप लोगों को हुआ कि ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है? क्योंकि जिस तरीके से लड़कियां रोती हुई बैठी थी, भाई को लगा, भाई ने बुलाया, हमने पूछा, लड़की ने बताया, एक बिटिया ने बताया कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, ये लड़का मुझे नहीं जाने दे रहा है, इन लोगों के साथ में जाना है, बोल रहा है, जबरदस्ती कर रहा है करके जब उसने बताते गया, उनके घर में संपर्क किया गया। उनके घर वाले बोले लड़की हमारी बिना बताए गई हुई है। तब फिर हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी का मामला है। एक चीज और कहना चाहूंगी, मैं आपके ही वीडियो के माध्यम से देखी हूँ, एक महिला है जो हालेलुया कर रही थी और मुझे चेतावनी दे रही थी और अपना संदेश दे रही थी कि मैं अपना नाम कुछ भी रखूं, आरती रखूं, दुर्गा रखूं, भवानी रखूं, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तुमको मैं बताना चाहूंगी कि तुम जैसे पे हमारे देवी देवताओं के नाम सूट नहीं करते, तुम नैनी, एरी ये नाम रखोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। हिंदू देवी देवताओं का नाम रख करके इस चीज को याद रखना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बॉडी पे और तुम जिस चीज धर्म को मान रही हो, आरती नाम तुम पे सूट बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए मैंने कहा है। समझ में आया तुमको? आपके ऊपर एक और आरोप सामने आ रहा है, काफी सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आपने जो है कल जो लोग आए थे, जो 3 लड़कियां थी, एक लड़का था, इन लोगों के साथ में और जो नन थे उनके साथ आप मारपीट कर रही थी, कितना सत्य है ये? जिस समय से मैं आई, रेलवे स्टेशन में पहुंची, मेरे आने से पहले जीआरपी के अंडर में वो 6 लोग बैठे हुए थे। उस समय से अगर उन लोगों ने, जीआरपी वालों ने उनको 1 सेकंड के लिए भी अकेले छोड़ा होगा तो जीआरपी वाले बता दे, तो मैं किस समय उनको मारपीट की हूँ इसका कहीं पर मुझे सबूत दिखा दे उन लोग। उनका कहना तो ये रहता है इन क्रिश्चियन लोगों का, चिरई लोग का, कि ज्योति शर्मा हाथ तोड़ दी, पैर तोड़ दी, मुंडी काट दी, तो मुंडी भी काट दी है बोल दोगे तो सबके सब तो साबुत जिंदा तीनों लोग अंदर गए हैं। अभी 8 अगस्त तक फुर्सत है, ना जाने अभी 1-2 साल और फुर्सत रहेंगे, क्योंकि तुम तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, यहाँ से जमानत मिलेगी नहीं जिस केस में ये फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो कुल कल 6 लोग मिले थे, 6 में से 3 के ऊपर, चूंकि 3 तो प्रताड़ित थी या कहीं ना कहीं पीड़िता थी, ऐसी भी बात है, जो 3 लोग हैं जैसे कि 2 नन और एक लड़का, क्या इन तीनों के खिलाफ में मानव तस्करी का जो है वो लगा है? बिल्कुल, तीनों के खिलाफ में ही लगा है, दोनों नन और उस लड़के के ऊपर में लगा है। तो अभी वो लोग जेल में हैं और 8 अगस्त तक के, जिस तरीके से रात को हमारे वकील ने हमें जानकारी दी है, 8 अगस्त तक के लिए वो भी रिमांड में रहेंगे, उसके बाद फिर और चलेगा। और जितने हमारे वकील भाई साहब ने हमें जानकारी दी है, इनको अभी जमानत नहीं मिल पाएगा, और जहां जहां ये जमानत के लिए जाएंगे, हम हिंदू संगठन उसका ऑब्जेक्शन लगाने जरूर जाएंगे। चाहे ये सुप्रीम कोर्ट जाए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन लगाने जाएंगे। 3 लड़कियां जो थी वो अभी कहाँ हैं? वो अपने घर गई हैं। अब रात में उनको सखी सेंटर में रखा गया था, उनके घर वाले आए हुए थे, उनको घर भेज दिया गया है। क्या उनके माता पिता से आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। फोन में कल बात हुई थी एक लड़की के भाई से और मम्मी से, जीजा जी से, 3 से मेरी लगातार बात होते रही है। हमारे अविनाश गौतम भाई हैं, वो लाइन सेटअप करवा के हमसे पूरा बात करवाए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
और आपको आगे का चर्चा भी जरूर दिखाते हैं। जैसा कि कल जो कुछ भी घटना यहाँ पर घटा है और जिस प्रकार की बातें सामने आई हैं, कल जब हम रतन यादव जी से बातचीत करने की कोशिश किए तो पता चला कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं थे। इसलिए कल हमने कुल 3 खबरें प्रसारित की है, जिसमें हमने आप सभी को दिखाया भी है कि एक खबर में हमने इनसे फोन पर संपर्क करके इनका जो वर्जन था उसे आप सभी को दिखाया था। आज वो प्रत्यक्ष यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मामले की वजह से आप छत्तीसगढ़ से बाहर थे तो तुरंत आए हैं मामले की गंभीरता को देखने के लिए? किस प्रकार की बातें हो और जिस प्रकार की घटना अभी घटी है, अभी आप हमारे साथ में प्रत्यक्ष रूप से बैठे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गया था काम से अपने परिवार के फैमिली मैटर से लेके, लेकिन कल सवेरे जब 7 बजे फोन आया इंद्रजीत महाराज का, तो आनंद फानन में मैं वहाँ रांची से निकला तुरंत। इसी विषय को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तब तक मैंने कहा कि ज्योति है, अपना ज्योति शर्मा जी हैं, हमारे रवि निगम जी है, कुशल है, उनको सबको तत्काल वहाँ मौके पे बुलाइए। और जो वहाँ के जो टीआई हैं, बोरछा साहब नाम है उनका, वो शुरू से हम लोगों को जानते हैं बहुत अच्छे से। जब जी केबिन में भी मामला दर्ज हुआ था ईसाई मिशनरियों के खिलाफ, जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, वहाँ पे भी वो प्रभारी थे, तो अच्छे से वो जानते थे। तो फोन पे उनसे बहुत सारी बातचीत हो गई थी और मैं रास्ते में था, तो फिर आप लोगों का वर्जन लेने के लिए आया, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है कैसा है। ये बहुत गंभीर विषय है और इस प्रकार के विषय को लेकर के सरकार को भी गंभीर होना चाहिए। अब समय आ गया है। जी बिल्कुल। कल काफी सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई खबरों के माध्यम से। क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से बजरंग दल के ऊपर एक आरोप लगा है कि आप लोग जो है बेरोजगार दल है, आपके पास कोई काम नहीं है। और इसके साथ एक और बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर ये है कि जो बजरंग दल है, जब भी चर्च की बात हो या उनके प्रार्थना सभा की बात हो तभी सामने आ जाती है। सिर्फ क्रिश्चियनों को, मसीही समाज को आप लोग टारगेट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। बजरंग दल उस समय कहाँ था जब यही दुर्ग जिले में ही 6 साल की बच्ची के साथ उसी के परिवार के, उसके चाचा के द्वारा नवरात्रि के समय में इतनी निर्मम घटना हो जाती है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार के तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, ये किसने लगाया? मिशनरी वाले लोगों ने? जी, उनका ऐसा कहना था, उनके सवाल थे, वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि तब बजरंग दल कहाँ था? देखिए, मिशनरी समाज के लोगों को एक बहाना चाहिए बजरंग दल को कोसने का, और वो लोग कोसते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो बोल रहे हैं कि जब एक छोटी बच्ची के साथ जब दुष्कर्म का कार्य हुआ था तो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? शायद उसको पता नहीं, उसके परिवार के पास जाकर के पहली मुलाकात करने वाले हम लोग, उसकी बात को निकालने वाले हम लोग, हमारी बाइट भी है, आप चेक करवा लिए, वो लोग शायद ठीक से देखते नहीं है। पहला, बजरंग दल बोलने से बहुत सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग हैं, शायद वो 1-2 को जानते होंगे तो उसके हिसाब से बोले होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये मिशनरियों को बजरंग दल सिर्फ इसलिए खलता है क्योंकि हम लोग इनके खिलाफ में हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि यही एक मिशनरी लोग हैं जो हमारे हिंदू समाज के लोगों को बरगलाना, फुसलाना और उनको प्रलोभन दे करके धर्मांतरित करना, इन लोगों का काम है, जिनको हम लोग रोकते हैं। भाई आप ये काम करना बंद कर दीजिए, हम आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सिर्फ बार बार झूठा आरोप लगाओगे कि बजरंग दल गुंडागर्दी करता है, बजरंग दल फलाना करता है, तो आपके बोलने से कुछ होना जाना नहीं है। हमारा जो काम है हम वो करेंगे। जहाँ जहाँ समझ में आएगा हम आपको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं समझ में आता तो ठोकते भी हैं। आपको पता है ना आपको कि हम ठोकते हैं, ध्यान में रख लेना। एक और बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से मसीही समाज को अल्पसंख्यक की श्रेणी में कहीं ना कहीं रखा गया है, और जब कल ये सारा मामला हुआ, दुर्ग रेलवे स्टेशन में देखा गया कि बराबर से भीड़ थी, जबकि वो लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। सनातनियों की कमी कहाँ है? किस पर आप जिम्मेदारी देंगे कि इस टाइप के मामले में किसे जिम्मेदार मानते हैं कि ऐसे मामले में सनातनी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? ये तो कहीं ना कहीं बराबर दिखाई दे रहा था। इस पर क्या कहना चाहिए? वो सवेरे की घटना थी, हमारे लोगों ने संपर्क शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी संपर्क किया। तो मैंने कहा कि कुछ ईसाई लोग वहां पहुंचे हुए, आप लोग भी पहुंचे, समाज के लोग, वो लोग भी पहुंचे वहां पर। अब आपका कहना ये कि वो लोग ज्यादा लोग पहुंच गए थे, हमारे लोग थोड़ा सा कम। तो क्या होता है, यही जागरूकता लाने के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी ये तेरा, ये मेरा, ये थोड़ा हमारे समाज में भी चल रहा है। नए नवेले लड़के अभी काम करने के लिए आए हुए हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है कि हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, उसका अभी ठीक से ज्ञान नहीं है। लेकिन उस 1-2 लोगों के कारण पूरे समाज को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते।
सनातन समाज की जो ताकत है वो इतनी बड़ी ताकत है। वो जब घटना हुई थी, आपको याद होगा, एक मुस्लिम युवक ने जब हमारी दुर्गा माता पे आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, 4 दिन पूरा दुर्ग बंद था। वो सनातन का ही ताकत था कि नहीं था? तो ये गलतफहमी में ना रहे मिशनरी कि अलग अलग सब कई लोग चल रहे हैं संगठन लेकर के, कोई कुछ लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है, वो चले, उनकी अपनी कहानी है, वो करते रहे। लेकिन जब जब बात धर्म पे आएगी, सब एक साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये गलतफहमी में ईसाई ना रहे कि 2-4 लोगों से आप गुप्त वार्ता करके आप चाहेंगे कि हम के दबा लें। हम दबने वालों में से नहीं है। और मैंने ये भी देखा कल, कुछ एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को भी मैंने देखा जो 10-10 साल जेल काट के आए हुए हैं, वो लोग भी मिशनरियों के पक्ष में आकर खड़े हो रहे थे। ये मिशनरी बताना क्या चाहते हैं? क्या बजरंग दल से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा कुछ बोल रहा था वो, मैं देखा उसको। तो उसको बताना चाहूंगा कि लड़ने की तैयारी क्या कर रहे हो तुम लोग? गुंडे और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हो। तुमको तो 10 मिनट लगेगा सुधारने में, 10 मिनट, विदिन 10 मिनट्स। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन उसको संज्ञान में ले। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर इस प्रकार के सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना शुरू कर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाला समय एक टकराव की बनेगी। और ये लोग कमजोर लोगों को, जो गैंगस्टर होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, गुंडे होते हैं, वो कमजोर लोगों को धोखे से मारते हैं। अच्छे आदमी से भिड़े, इनका नस, इनका पूरा खानदान का नेस्तनाबूद करने की ताकत हमारे एक बजरंग दल का कार्यकर्ता रखता है। और उसको भी बताना चाहता हूं, ये होशियारी मत करना, यहाँ किसी का चलता नहीं है। एक बार आजमा लेना, भिड़ लेना, पूरा खानदान का खाका निकाल के हम तुमको सही कर देंगे। ध्यान में रख लेना, ज्यादा नेतागिरी मत कर, बहुत तकलीफ आएगा। आप समझ रहे हैं ना? कल हमने एक प्रश्न किया था, बजरंगियों से ही किया था, कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार आप लोग जो है बीजेपी कांग्रेस की सरकार को टारगेट करते थे कि आपके समय में जो है धर्मांतरण का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, उसके बावजूद इस प्रकार के मामले देखे जा रहे हैं, जिस पर मुझे भी कमेंट आया है कि आप बीजेपी की सरकार को बजरंग दल की अपनी सरकार कैसे बता रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी। और हिंदूवादियों का काम राजनीतिक पार्टियों के साथ तालमेल बनाने का नहीं है। जब जब हिंदू समाज पे बात आएगी तब तब हम अपनी आवाज को उठाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं, अपवाद हैं हमारे समाज के अंदर में, जो कुछ लोग रहते हैं, वो समाज देख रहा है उनको, हमको उनको कुछ नहीं बोलना है, वो अपनी दुकानदारी लगाएं। लेकिन हमारे रहते तो हम होने नहीं देंगे। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी सरकार है, कांग्रेस को आप टारगेट करते थे। कहाँ कांग्रेस को टारगेट किया? ना हम कांग्रेस को टारगेट करते हैं, हम ना बीजेपी को टारगेट करते हैं। हम तो ईसाई को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे हिंदू समाज को टारगेट करते हैं। उसको आप या जनता या कुछ लोग बड़े दिमाग वाले अनुभवी लोग होते हैं जो, अरे अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का, तो बजरंग दल का अभी तो अपना जलवा है। कुछ नहीं है। बजरंग दल के या हिंदूवादी संगठन को कोई राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म, अपने समाज के लिए जीना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ अपवाद हैं हमारे बीच में भी, उस अपवाद को लोग चिन्हांकित करके रखे हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां जहां ये 3-5 करेंगे मिशनरी, वहां पर हमारा छत्तीसगढ़ बजरंग दल का टारगेट है। इनको हम सबक सिखाएंगे। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही, कुछ खबरों में भी हम देख पा रहे थे, लोगों के कमेंट्स है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और अभी जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि कल ही इतना बड़ा भांडाफोड़ आप लोगों ने किया है, इससे आप कैसे रिलेट कर पाएंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, सरकार आदिवासी इसीलिए बनाया गया ना कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है, मतलब उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अब मुख्यमंत्री स्वयं बन गए हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री। आज हमारी जो बेटियां हैं वो कौन है? वो नारायणपुर के अबुझबांध जंगल से रहने वाली बच्चियां हैं। ओरछा करके कोई थाना पड़ता है वहां पे, वहां की बच्चियां हैं, वो आदिवासी बच्चियां हैं। तो सबसे पहले तो शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए ना कि आज ऐसी बच्चियों का शोषण हो रहा है। वो तो उजागर हो गया तो समझ में आ रहा है। नहीं तो पुलिस तो लिपापोती में पूरा लग गई थी कि लिप पोत के इसको समाप्त करना है। यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता को तो सेटिंग करने की बात कर दिए थे। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे, अरे यार आपस में बैठ करके उसको निपटा लो। क्या निपटाना है भाई आपस में? कैसी बात कर रहे हो आप? आपस में निपटाना है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कुछ पुलिस वाले थे वहां पर बता रहे हैं हमारे कार्यकर्ता कि भैया यहाँ विवाद मत करो, आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो। ये क्या बात हो गई? तो ये लिपापोती का काम नहीं होने देंगे।
हमारे को मालूम चला, हमारे छत्तीसगढ़ बजरंग दल की पूरी टीम छत्तीसगढ़ में है। जानकारी के लिए बता दूं आपको, हर जगह 10 मिनट के अंदर हमारा अविनाश गौतम वहां पर लाइनअप करके परिवार से बातचीत करा करके तब जाकर के वहां पर अपराध दर्ज हुआ है, मानव तस्करी का विषय। परिवार को पता ही नहीं है और बच्चियां यहाँ पे है। तो ये धर्मांतरण का ही कुल मिलाकर एक खेल है, जिसमें इन नन लोगों के द्वारा इन बच्चियों को ले जा करके वहां पे उनका शोषण, ये जो बता रहे थे कि हम इनको पढ़ाने ले जा रहे हैं, कोई बोलता है कुक करने ले जा रहे हैं, तो क्या इनके पास आदमी नहीं है? क्या हमारी बहन बेटियां जो हिंदू समाज की उन्हीं वही लोग हैं उनके लिए? कुक करने ले जा रहे हैं या फिर नर्सिंग कराने की भी बात सामने आ रही थी। कुकिंग है, नर्सिंग है और उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें सब बोल रहे थे। फिर ऐसे 3-3, 2-2 आधार कार्ड इनके पास क्यों थे? वही ना, सस्पेक्टेड हैं सब के सब। बाइबल भी था। मैंने कहा ये पूरा खेल धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। और ये जो अपराध दर्ज हुआ है मानव तस्करी को लेकर के, इसके साथ साथ ठीक से पुलिस अगर जांच करे, मुख्यमंत्री जी निवेदन है आपसे, ठीक से जांच करवाइए। ये धर्मांतरण का ही मुद्दा है। और पूरे प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके धर्मांतरण के लिए हमने पूरी टीम के साथ आवाज उठाया है। और आज फिर से मैं देख रहा हूं धर्मांतरण का विषय, जहां देखो वहां धर्मांतरण, जहां देखो वहां पर इकट्ठा होना, जहां देखो वहां पर ये लोग प्रार्थना सभा लगा करके उसकी आड़ में धर्मांतरण करने का कार्य लगातार जारी रखे। इनका हौसला बढ़ कैसे रहा है? तो मुझे लगता है कि जो संरक्षण दे रहा है उसको चिन्हांकित करें और उनको तत्काल उनका बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। यही अपेक्षा हिंदू समाज आपसे करता है। और हिंदू समाज आपको इस गद्दी पे इसलिए बैठाया है कि बहुसंख्यक समाज है हिंदू समाज, ध्यान रखिएगा। उनके कारण आप सत्ता पे आज बैठे हैं। उनको तकलीफ अगर हुआ तो तकलीफ आपको भी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अविनाश गौतम जी का नाम बार बार सामने आ रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कौन है? अविनाश गौतम हमारे बजरंग दल का विभाग संयोजक रहा हुआ है। आप सबको जानकारी में होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बजरंग दल के अंदर हमारा फैमिली मैटर है, ये आपस में कुछ विवाद है हल्का फुल्का, तो उन्होंने संगठन अपना छोड़ दिया और अपना खुद का एक छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नीचे एक आयाम बनाया गया, सनातन क्षेत्रीय मंच, जो बस्तर को लेकर चलता है पूरा। उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और वो इस काम को कर रहे हैं। तो जब भी कोई मैटर होता है बस्तर का, तो हमारे लिए सभी लोग हैं बस्तर में, हमारे पूरे जिलों में हमारी टीम है। ऋषभ गुप्ता हो गया सुकमा में, दंतेवाड़ा में संतोष हो गया, उसके बाद कांकेर में विजय जैन हो गया, कोंडागांव में आशुतोष पांडे जी हो गए, सानू बघेल हो गया, उसके बाद केसकाल घाटी में नीरज अग्निहोत्री हो गए। ऐसे तमाम जगहों पर हमारे कार्यकर्ता अवेलेबल हैं। जब चाहें, जिस समय चाहें, सरकार का नाक में जिस दिन दम करने की स्थिति पैदा होगी उस दिन हम लोग कर देंगे। लेकिन हम अपने सरकार पे भरोसा रख के काम कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये कहां तक काम कर रहे हैं। जिस बात को लेकर के सरकार आई है, आज हमारे कई कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं पुलिस प्रशासन से, उनको महत्व नहीं मिलता। कोई वो नंबर 2 का काम नहीं करते, वो समाज का काम करते हैं। उनको महत्व देने के बजाय उनको आप डराना धमकाना बंद करिए। कानून का ज्ञान हमको भी है, हम लोग को भी आता है, कानून का ज्ञान हमारे पास भी है। गुंडे मवाली प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर आप नकेल कसिए, भोले भाले कार्यकर्ताओं के ऊपर आपको ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में विजय भाई से भी बात करेंगे कि ये पुलिसिया तंत्र को थोड़ा सही किया जाए। बहुत क्राइम रेट बढ़ चुका है, उसे सही किया जाए। ये जो कल की जो घटना है, इतनी बड़ी घटना है ये छत्तीसगढ़ के लिए। कहाँ थे एलआईबी के लोग, कहाँ थे आईबी के लोग, कहाँ था खुफिया विभाग प्रशासन का, सरकार का? ये हवाई बात करना बंद करें। हाथ से जोड़ के निवेदन है, समाज को बचाएं। और आप अगर नहीं बचाएंगे तो हम लोग तो हैं, हमारी जितनी शक्ति, हम तो उतनी भक्ति करेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जब तक सांस है, जेल जाना पड़े जेल भी जाएंगे। आप हमको जेल में भर दो, सड़ा दो, लेकिन हम हिंदू समाज के लिए आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। एक अंतिम सवाल, कितनी मीडिया को आपने खरीद रखा है? आते हैं हमारे पास, कमेंट्स आते हैं, सभी न्यूज चैनल्स में आते हैं। ये तो ऐसा है, कुछ भी आरोप लगाते हैं लोग। आपको पता होगा कि मैं अभी कुछ दिनों से अपने फैमिली विषय को लेकर के पारिवारिक कार्यक्रम में हूँ। थोड़ा एक्टिविटी में सोशल में थोड़ा भी कम रखा हूँ। मैंने कहा कि रवि निगम, ज्योति दीदी, ये सबको हमने कहा कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा फैमिली मैटर में हूँ। और बाबा धाम भी गए थे। हाँ, तो मैं अपने उसके बावजूद भी आप देखिए कि ईसाई मिशनरी के लोग मेरा फोटो लगा करके और ज्योति दीदी फोटो लगा के आज भी वीडियो बना रहे हैं। कल एक तो वीडियो बनाया, अंकर नरोला करके कोई है पादरी, इनका
उनके साथ मेरा वीडियो बना दिए इन लोगों ने। ये कुछ भी बोलेंगे, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप मजा लीजिए, आनंद रहिए। और इन लोग जो हैं ये भुगत भुगत के मरेंगे मिशनरी लोग, जो गलत काम करेंगे। सुन लो, धर्मांतरण का कार्य अगर आप लोग करते रहोगे तो तुम लोगों को बहुत तकलीफ होने वाला है, ये ध्यान में रख लेना। क्योंकि आप ये जो कानून का खेल खेलते हो ना, लिखा पढ़ी का खेल, थोड़ा इतने सारे कल देखा मैंने वकील आ गए, इतने सारे तुमको बचाने के लिए लोग आ गए। इससे डरने वाला बजरंग दल नहीं है, ध्यान में रखना। सब चीज का इलाज होगा और हमारे पास भी कानून का ज्ञान है। हम भी कानून के ज्ञान से कानून का जवाब कानून से देंगे, ध्यान में रखना। और जब कानून से नहीं समझोगे तो जो तरीका हमारा है उसी तरीके में रोको ठोको अभियान से हम आपको ठीक करेंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये गुंडे मवाली को ला करके जो ये मनोबल तोड़ने का जो कुछ प्रयास करें, उनको शायद जानकारी नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता अपने आप में इतने सक्षम है कि ये उंडे गुंडे लोगों को तो ऐसी टांग देंगे लोग। वो तो सिर्फ आदेश का इंतजार है। अपन अभी शांत हैं। अगर कुछ प्रतिक्रिया हो तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है हमको आता है, हम लोग करेंगे उसको। हम तो प्रशासन को सिर्फ संज्ञान में दे रहे हैं कि ऐसे लोगों का चिट्ठा निकालिए आप। ऐसे बैकग्राउंड के लोग, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अगर इनके कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो हम लोग भी तैयारी में हैं। आए, दो दो हाथ हो जाए, हम भी तैयार बैठे हैं। देखते हैं क्या करता है कौन। ऐसा है जी बिल्कुल, रतन यादव जी से बातचीत हुई, आप सभी ने सुना। और भी काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनकी भी बातों को आपको जरूर दिखाएंगे। रवि निगम जी काफी ज्यादा चर्चा में अब आप आ चुके हैं, सुर्खियों में एकदम बने हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो कल छत्तीसगढ़ का पहला जो केस था, इसमें कहीं ना कहीं प्रार्थी आप ही थे, आप ही ने शिकायत दर्ज कराई थी। कितने संतुष्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ये तो कुल मिला के धर्मांतरण का भी इस पे लगना था, पंजीबद्ध जोड़ना था। प्रशासन से हमारी बात हुई तो बोले अभी मानव तस्करी का अपराध पंजीबद्ध करते हैं और जांच के पाया गया धर्मांतरण तो वो भी जोड़ा जाएगा इसमें। संतुष्ट है कि प्रशासन ने सहयोग किया हमको कहीं ना कहीं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल इतनी बड़ी कार्यवाही, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की पहली इतनी बड़ी कार्यवाही है और आपने जो आप ही प्रार्थी है, आपको डर नहीं लग रहा है कि अब किसी प्रकार का दबाव आपको आएगा? क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही कि आपराधिक किस्म के लोग भी सामने से आते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही, कमेंट्स में आ रहे हैं, तो आपको क्या डर नहीं लग रहा है? मैं 25 वर्षों से बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ और जब संगठन में जुड़ा तभी से ही डर निकल गया। और ऐसे कई अपराधी आए और गए। हम लोग तो 25 वर्षों से बड़े अपराधियों से लड़े हैं और बड़े से बड़े अपराधी जितना कारसे से आते हैं उतनी ही स्पीड से वो भाग भी जाते हैं। जब जानते हैं कि बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में वन मैन आर्मी है। वो इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ने में आप सक्षम हो गए, लेकिन अब आगे किस प्रकार की योजना बनाएंगे? आगे ये है कि पूरी जिला टीम को बुला के बैठक ली जाएगी और आगामी कलेक्टर महोदय का घेराव कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम के ज्ञापन सौंपा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द धर्मांतरण पर कानून बने। और जो हमारी बहन बेटियां यहाँ से गायब हो रही छत्तीसगढ़ से, ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है। जो धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे जो मामले हैं ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा आते हैं। तो इस विषय को भी संज्ञान में ले सरकार और इस पर जल्द ही कानून बनाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अभी तो सिर्फ मामला दर्ज हुआ है, प्रूफ तो नहीं हुआ है ना, ऐसी भी बातें सामने आ रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? अब अगर लड़ने की बात रहे तो हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हमारे साइड से भी वकील लगे हुए हैं। वो कोर्ट का विषय है, कोर्ट और फैसला लेगी। जो सत्य है, सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप देखेंगे कि दो जो क्रिश्चियन महिलाएं थी, वो साफ साफ दिख रहा है कि वो उनको ले जाके वो कन्वर्ट करने के नाम से या फिर उसको बहुत सारा व्यापार उससे कराना चाह रही हो। इस खिलाफ प्रशासन ने अब जांच किया कि लगा वाकई ये अपराधी है, तभी तो अपराध पंजीबद्ध हुए इनके खिलाफ। जी, रवि निगम जी ने काफी सारी चीजें कही हैं और भी चलिए आगे की बात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दो कि इस पूरे घटना को जिन्होंने देखा था, समझा था और संज्ञान में लेकर सारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इन्होंने इनपुट दी थी, प्रिंस राजपूत जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रिंस जी, कैसे आपको पता चला और कैसे आपने सभी को इनपुट दिया? सुबह 7 बजे का टाइम था। अपने फैमिली को छोड़ने गया था मैं स्टेशन। तो 3 लड़की, 1 लड़का, 2 नन थी। लड़का घबराया हुआ था, इधर इधर अप डाउन कर रहा था वो। एक लड़की उसमें से रो रही थी। ठीक है, तो अपन लड़की के पास जाके अपन पूछताछ किए।
ये लोग उस समय ट्रेन के अंदर थे या नहीं, बाहर प्लेटफॉर्म में थे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, हाँ। जीआरपी थाना के जस्ट बगल में। ठीक है, तो लड़की घबराई हुई थी, तो लड़की से हम लोग पूछे, तो लड़की बोली मैं जाना नहीं चाहती। अब कहाँ नहीं जाना चाहती वो नहीं मालूम, ये लड़का मेरे को जबरदस्ती ले जा रहा है। आप डायरेक्ट जाके पूछ लिए कि आप क्यों रो रहे हैं? हाँ, आपको डाउट कहीं ना कहीं हो गया था उनके तो लड़का अप डाउन कर रहा था इधर से इधर, तो अपने को डाउट चला गया। तो लड़के से अपन पूछताछ किए, बुलाए, उसने फिर इंद्रजीत महाराज जी को मैं फोन लगा के बुलाया। क्या बोले आपने उनको कॉल करके? उनको ये बोला है कि कुछ डाउट हो रहा है लड़के के ऊपर, जो नन को देख के कुछ डाउट हो रहा है। तो उतने में वो लोग आए, महाराज जी बाकी सब आए, उसके बाद का नहीं। उसके बाद तो फिर जो कुछ भी वो आप सभी के सामने है। कुशल तिवारी जी, कल सुबह से शाम रात तक आप बिल्कुल रेलवे स्टेशन में थे, काफी ज्यादा आक्रोशित भी थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार आप लोग वहां पर खड़े हुए थे, डटे हुए थे। क्या आप लोगों के मन में चल रहा था, कितना गुस्सा अंदर से आ रहा था, क्या कहना चाह रहे थे? और जिस प्रकार से इतना बड़ा जो मामला सामने आना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमको जानकारी नहीं थी, जैसे आपने बोला कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। स्टार्टिंग में मेरे को ये लगा था कि ये छोटा मोटा मामला होगा धर्मांतरण का। जैसे हमारे भाई साहब प्रिंस ने जैसी बताया, सूचना दिया कि भैया ऐसा सा मामला है, यहाँ पर कुछ एक बच्ची है जो रो रही है, यहाँ पर पिलख रही है। 2 नन लोग आए हुए हैं जो यहाँ की लग नहीं रहे, इनका लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है, जो बाहर के रहने वाले हैं। जांच पड़ताल में जब जांच पड़ताल किए वहां जा करके, तो मामला जो है धर्मांतरण तो था ही, उसके साथ साथ ये मामला मानव तस्करी का निकल गया। अब बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मानव तस्करी का मामला कैसे है। जब हम लोग संपर्क किए ओरछा गांव में, तो ओरछा गांव में हमारे एक भाई साहब रहते हैं जो बजरंग दल में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, गौतम भैया। तो उनसे बोले कि 1-2 बच्ची यहाँ पर रुकी हुई है, थोड़ा एक बार इनका भैया परिचय बताइए, मतलब इनका नाम हम बताए हम लोग, वहाँ एक बार जाकर देखिए कि है कौन भैया, ये क्या है, कैसा मामला है। तो जाकर पता किए तो बोलते हैं बच्ची के घर वालों को जानकारी ही नहीं है कि बच्ची जा कहाँ रही है। दूसरी चीज, बच्ची बोलकर गई है कि मैं आसपास घूमने जा रही हूँ। दुर्ग जिला और कांकेर जो भी ओरछा जो गांव है, दुर्ग जिले का डिस्टेंस काफी दूर है। अगर बच्ची अपने क्षेत्र में घूमती, बात समझ में आता। 2 नन यहाँ पर जो है, एक ड्राइवर जो था वो ऐसा बता रहा है कि ड्राइवर कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन तक आ गया, मैंने मतलब ये जो मेरी बहनें हैं, इन बहनों को मैं सामने वाले को हैंड ओवर कर दिया, मेरा काम यहाँ समाप्त हो गया। जब कड़ी पूछताछ की है ना, तो ये जानकारी हमारे सामने आई। जब और अच्छे से पूछताछ करना सब शुरू किए, उसके बाद मामला ये आया कि उस गांव में 5-6 बहनें और भी कुछ दिनों से गायब है, जिनका ना घर वालों को गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दिखा चुके हैं थाने में, आज तक ना कोई रिकॉर्ड मिला, घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कि बच्ची है कहाँ, जीवित भी है कि मर गई है। घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वहां पर। उसके बाद में जब नन से बात की तो नन का जो लैंग्वेज था वो केरल वाला लैंग्वेज, जो हमको समझ नहीं आता। पर मैंने आधार कार्ड में देखा कि उसमें से एक नन कोरबा की दिखाई दे रही थी, छत्तीसगढ़ कोरबा की। देखिए क्या होता है ना, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, जब बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जो है, या पाकिस्तान से बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में आने के बाद या भारत में आने के बाद बहुत से फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं, बहुत से फर्जी मार्कशीट बन जाते हैं और बहुत सारे पैन कार्ड बन जाते हैं। लेकिन जब कड़ी पूछताछ किए तो वहां पर सामने ये आया कि ड्राइवर बोलता है कि हाँ भाई मैं इनको नहीं जानता, थोड़ी देर में बोलता है कि मैं जानता हूँ, फिर उसकी बहन बन गई, फिर सडनली बोलता है कि ये मेरी 5वीं बार है स्टेशन तक कुछ लोगों को लेकर के आना। कुछ लोग कौन है? वो तो लड़कियां हैं, जो 18, 19, 20 साल की लड़कियां हैं। वो उनमें से कोई लोग समान अमान है क्या, किसी प्रकार के समान अमान है क्या कि बोल दिया और फेंक दिया कहीं भी? अगर उनके साथ कल कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि मानव तस्करी पूरे भारत में बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है। इस मामले में जो हाथ डालता है, पता नहीं वो कल जीवित रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, अच्छे नेता से लेके अच्छे लोग शामिल होते हैं, तो पता नहीं कौन सा प्रशासन कब मिला हुआ है इस मामले में, मैं तो जानता नहीं हूँ। लेकिन कल के डेट में अगर ये बच्चियां यहाँ से जाती, उसके बाद में अगर वहां कुछ दुर्घटना घट जाती, घर वालों को तो पता नहीं है कि हमारी बच्ची गायब है, यहाँ से थाने जाते वही लीपा पोती होता, भैया हमारी बच्ची का कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ठीक है ढूंढेंगे, 4-5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत गया, बच्ची का आता पता नहीं है, बच्ची संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो भाई जिसकी घर की बच्ची जाती है उसको मालूम है उसको क्या पीड़ा हो रही है। आज किसी गरीब घर की बच्ची जा रही है, कल आपके घर की बच्ची भी जाएगी ना सर। कोई बड़े जो नेता बैठे हुए हैं, जो प्रशासन किसी प्रकार से कोई भी हो, बात यहाँ पर एक दूसरे का समाज का नहीं है। लेकिन अगर ये लोग गलत करेंगे जब ना, तब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के हमारे एक कार्यकर्ता जो है ना, इन पे भारी पड़ेंगे तब। आप जैसा भी बोल रहे हैं, काफी बड़ा सिंडिकेट है, आपको डर नहीं लग रहा है किसी प्रकार के? अभी तक के कोई ऐसे कॉल आए हैं कि डराने धमकाने? देखिए ऐसा कॉल तो आते हैं,
और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, वही पैदा किए हैं। जिस दिन जाने का डेट आएगा राम काज करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां अगर हिंदू हित और धर्म की बात आएगी वहां पर ऐसे विरोधियों को, जो राष्ट्रहित मतलब जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, किसी बच्ची का किडनी बेच करके उसको देह व्यापार में ढकेल देना, और बहुत बड़ा सिंडिकेट है। सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रशासन जो है, जो यहाँ बैठे बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनको संज्ञान में लेकर के सबसे पहले इसमें नकल कसना चाहिए, और नकल कसने के बाद इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और रेलवे स्टेशन में पता करना चाहिए कि भाई अगर ठीक है, मानते हैं हम भी, हम सब समाज सेवक है, हमारा कर्तव्य है कि हम स्टेशन में जा करके हम पूछताछ करके अगर जो गलत है उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराए। पर रेलवे स्टेशन में आप कैमरा अगर चेक करते हैं, आपके मीडियम भी कैप्चर हुआ होगा चीजें, वहां पर किस प्रकार के लोग वहां पर शामिल हुए हैं। कल तक सिर्फ नन के सपोर्ट में कुछ पादरी आ गए, समझ में आता, कुछ क्रिश्चियन आ गए कन्वर्टेड। इनको नकली हिंदू भी नहीं बोल सकते, इनको दीमक के कुछ कीड़े बोल सकता हूं मैं, जो पैदा तो होते हैं हिंदू समाज में, लेकिन चंद पैसों की लालच में अपने धर्म को ये अपनी बहन बेटी बेच देंगे। समझ रहे हो? ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि सरकार तो हमको पैसा नहीं दे रही है, तो हम तो तुम्हारा बाप है क्या सरकार तुमको पैसा देगी? खुद काम करो, इतना बड़ा हाथ पर तुमको भगवान दिया है, कुछ काम करोगे तुम्हारा घर बार चलिएगा। हर चीजों को सरकार के ऊपर थोपना भी कुछ चीजें सही नहीं है। आप सक्षम हो, स्कूल क्यों खुला हुआ है? आप पढ़ो लिखो, सक्षम हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ व्यापार करोगे, कुछ काम करोगे। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिलेगा आपको, तो क्या देह व्यापार करोगे? मतलब कि आप जो मानव तस्करी करोगे, आप किसी हिंदू धर्म की बहन बेटियों को बरकरार करके उसको आप मतलब कन्वर्ट करोगे? आपके धर्म में लोग कम पड़ गए हैं क्या? कर क्या रहे हो आप? छत्तीसगढ़ हो या पूरे भारत में ये कन्वर्सन का काम क्या चल रहा है? कभी सुने हो कि कोई हिंदू परिवार जाकर के किसी क्रिश्चियन के घर में या किसी मुसलमान किसी भी अन्य समाज के घर में जाकर के कन्वर्ट करने का काम किया है? कभी सुने हो? हर किसी को भारत में हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन अपनी मर्जी से अगर कोई जा रहा है किसी धर्म में, उसकी बात अलग होती। कोर्ट की प्रक्रिया है ना भाई, आप जाइए ना। तो चंद पैसों के लालच में, अरे भैया, तो कोई बोलता है कि ठीक है, मैं किसी भी ऐसे हाथ रखते हैं भाई, कोई चूरन खिला देते हैं, आपका कैंसर ठीक, तो हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं कल से ही भाई। हमारे बहुत सारे और भी पीड़ित मतलब है परिवार जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर, ठीक कर दो ना यार आकर के। हम नहीं बोलते हमारे हनुमान जी ठीक करते हैं करके, लेकिन सबकी एक अलग अलग आस्था होती है अपने अपने धर्म पे, अपने अपने भगवान पे। तो समझना इनको चाहिए, जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब इनको देंगे समय आने पे। और वो जो क्रिमिनल जो है ना, उसको खुला बोलना चाहूंगा, कल थोड़े से बिजी थे, तुम्हारा वीडियो देखें बेटा, समय आएगा दुर्ग शहर में बोलूंगा, छत्तीसगढ़ को छोड़ दो फिलहाल में। 60 वार्ड है, 60 वार्ड में जिस वार्ड में मिलना होगा मिल लेना, तू समझ रहे ना, बस बात खत्म। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी से हमने बातचीत की है और उनके पक्षों को आप सभी ने अभी सुना है। वहीं मसीही समाज से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने अपने पक्ष को रखा है कि क्या कुछ अभी वो सोच रहे और आगे की रणनीति उनकी किस प्रकार की होगी, तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आपका जो भी पक्ष है, हमें अपना भी पक्ष जरूर दिखाइए, हमें अपना पक्ष भी जरूर दीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का पक्ष भी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमें कमेंट्स में काफी सारी बातें कही जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि मसीही समाज का पक्ष आपने नहीं दिखाया या नहीं सुनाया है। जब भी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर आप लोग ना बोल देते हैं या भी रुक जाइए, ऐसी भी बातें सामने आती है। पर मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आप सभी की राय को भी हम दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी से अनुरोध है कि अपना पक्ष भी आप जरूर रखिए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।